बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावेदारों का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में मैं आपकी अदालत में 8वें विधानसभा के किसी एक ऐसे प्रतिनिधि को लाता हूं जो इस चुनावों में दावेदारी प्रस्तुत करता है और दावेदारी इतनी मजबूत होती है कि जनता के दिल तक उतर जाती है और दल तक पहुँच जाती है। राजनीतिक दलों का जिक्र किया जाए तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैंने अब तक 25 से 30 दावेदारों को आपके सामने पेश किया और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस बार जिस शख्सियत को मैं आपकी अदालत में लेकर आया हूं वो संत परंपरा से हैं, ऋषि परंपरा से हैं और उनका अगर व्यक्तित्व देखा जाए, उनका कृतित्व देखा जाए, जिन्होंने बचपन से यह चोला यह भगवा वस्त्र धारण कर लिए, उनके उस उम्र से मैं जानता हूँ, वाकिफ़ हूँ कि ये बहुत विचार से बड़ा विचारशील प्रबुद्ध महिला रही हैं और इस बार ये अजमेर उत्तर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। आपका नाम है अनादि सरस्वती। अनादि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ आए और मैं चाहूँगा कि आप अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करें और आपकी दावेदारी इतनी मजबूत हो और उसमें मैं आपके साथ बराबर बना रहूँगा। तो सबसे पहला मेरा आपसे यह है कि आप हेमू कालानी के परिवार से आती हैं जो सिंधी समाज का ही नहीं, इस देश के लिए शहीद हेमू कालानी, जो क्रांतिकारी हेमू कालानी थे, उस परिवार से। तो थोड़ा सा आप उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा, फिर मैं दोबारा आऊँगा आपके पास कि आपके व्यक्तिगत जिंदगी से बात करना चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपके परिवार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके अंदर के ईश्वर को स्मरण करके प्रणाम करती हूँ। और आपको चतुर्वेदी जी, मुझे अच्छा लगा ये जान के कि आपको पुराना स्मरण है, आप मेरे से मिले हुए हैं जी। आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपके चैनल टीम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हेमू कालानी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। शहीद क्रांतिकारी हेमू कालानी अपने सेक्रीफाइस के लिए, अपने त्याग के लिए जग जानता है उन्हें। भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले ही उनकी शहादत हुई थी और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी, कितना बड़ा एक क्रांतिकारियों के समूह में अपनी भूमिका निभाई थी, ये सब हम जानते हैं। मेरे परदादा के भाई थे हेमू कालानी और हमारी जो नींव है सिंध सखर से है जी। सिंध सखर से हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ पर आकर हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने संघर्ष किया। हेमू कालानी जी तो क्रांतिकारी बन गए, पढ़ाई जितनी कर सकते थे करके, फिर वो शहादत उन्होंने दी। हमारे दादा ने यहाँ पर संघर्ष करके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। हम सभी जानते हैं कि सिंधी समाज के लोग कितने स्वाभिमानी होते हैं जी और कितने खुददार होते हैं और मतलब बोरियां बेचकर भी, पापड़ बेचकर भी, संघर्ष करके भी, कम में भी गुजारा करके अपना जीवन यापन स्वाभिमान के साथ करना पसंद करते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है, मेरे लिए गर्व की अनुभूति है कि मैं उस परंपरा से आती हूँ। मेरा जो परिवार है उस परंपरा से जुड़ा हुआ है जहाँ पर त्याग, तपस्या, हिंदुत्व, धर्म, समर्पण, राष्ट्रवाद, ये शुरू से ही हमने देखा है। मेरे दादाजी भी जब यहाँ आए थे और उन्होंने संघर्ष करके अपना कारोबार, अपना व्यवसाय इस्टेब्लिश किया था, तो वो शुरू से ही संतों का भी आना जाना, संत परंपरा से जुड़े रहना, साथ में राष्ट्रवाद की विचारधारा, आरएसएस और वीएचपी हिंदू संगठनों से भी वो जुड़े हुए रहते थे। खुद वो स्वयं सेवक थे, मेरे पिताजी स्वयं सेवक थे और मुझे ये गर्व है बताते हुए कि सिंधी समाज से मैं हिंदूवादी, सन्यासी परंपरा वाली, देवी संपत मंडल, परमार्थ आश्रम, परमार्थ निकेतन, महानिर्वाणी अखाड़े की सन्यासी हूँ, साध्वी अनादि सरस्वती। और यही मेरे परिवार की और मेरी जो सन्यास परंपरा का परिचय है। अनादि जी, एक सवाल जो अब मैं सवालों से शुरुआत करना चाहूँगा आपके, क्योंकि अब तक तो मैं आपका परिचय से ही जुड़ा रहा था जी। एक सवाल जनता के दिल में आता है कि अगर एक कोई खूबसूरत महिला उसके सामने बैठी हुई है और समाज का वो हिस्सा है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको संन्यास लेना पड़ा? पहला सवाल होगा कि संन्यास कैसे लिया आपने, फिर मैं आऊँगा कि संन्यास के बाद में कि आप राजनीति में कैसे आई। तो पहले आप संन्यास के विषय में बताइएगा कि आप संन्यास लेने का आपको किस उम्र के अंदर, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मेरा आपका पहला परिचय हुआ था स्वामी चैनल के ऊपर। आप आए थे, बिल्कुल मुश्किल से कोई 18-20 साल की उम्र रही होगी उस समय आपकी, और आपसे मेरी बहस भी हुई थी लंबी इस पर, लेकिन आप अपनी जगह बिल्कुल अड़ग थी कि मैं संन्यास ही लूँगी और मैं चाहता था कि आप संन्यास न लें, लेकिन संन्यास आपने लिया और एक लंबी परंपरा और लंबा सफ़र आपने तय किया। तो आप पहला सवाल ये कि आप संन्यास क्यों लिया?
धार्मिक बैकग्राउंड और धर्म की जो पूरी भूमिका थी वो मेरे परिवार से ही मेरी बनी हुई थी। मेरे पिताजी जब मैं छोटी थी तो भगवत गीता का अध्ययन स्वाध्याय बचपन से ही कराते थे, पर उस समय भी ऐसा नहीं था। पर भक्ति के संस्कार इतने प्रबल थे कि मैं मेरी दादी से कथा कहानियों के माध्यम से जुड़ी रहती थी और उनसे एक बात बार बार कहती थी, ये जरा भगवान वाली कहानी वापस सुनाना, ये भगवान वाली कथा वापस सुनाना। तो बार बार वो कथाएं सुन के पता नहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड का कौन सा ऐसा हिस्सा था जो मेरी डेस्टिनी को जानता था, क्योंकि हम जाने ना जाने पर हमारा प्रारब्ध पहले से ही तय होता है, हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं इस लाइन में नहीं थी ना, मेरी ऐसी कोई योजना थी। मैं तो एयरफोर्स में जाना चाहती थी और मेरे अपने खुद का एक जो माया जाल, एक माया संसार होता है एक सामान्य लड़की का, वैसा ही था। पर वो ऊपरी ऊपरी चीज़ें होती हैं, हमारी डेस्टिनी में जो होता है हमारा वो पहले से ही तय होता है। तो कथा कहानियों के माध्यम से मैं मेरी दादी से सुनती रहती थी। जब मैं 9वीं कक्षा में आई तो मेरे दादा और दादी चले गए थे, जिनके साथ मेरा भावनात्मक लगाव बहुत था। मेरे पिताजी और मेरी माताजी अपने कामों में लगे रहते थे, तो इसलिए उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा संवाद नहीं हो पाता था। पढ़ाई में ऐसा लगता था मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर है, तो कैसे, मतलब गणित 10th बोर्ड होता था कैसे। मेरे पिताजी पहली बार गुरुजी से RSS के माध्यम से मिले, जो शाखा में उनका प्रवचन हुआ था। उनकी ये सोच शुरू से स्पष्ट थी कि लड़की पढ़ाई करे या ना करे, आध्यात्मिक और आत्मिक दृष्टि से उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो इस तरह से आप तो उन्होंने गुरुजी से पहली बार मिलवाया और मेरे पहली जिज्ञासा एक ही होती थी कि गुरुजी मैं पढ़ाई में कैसे अच्छे मेरे मार्क्स आए, मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, मेरा 10th का बोर्ड है और क्या करें। मेरे गुरुजी ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तुम्हें कुछ ध्यान के अभ्यास सिखाऊंगा तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि ध्यान से मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे, इसका ध्यान के साथ क्या कोरिलेशन है, क्या वाकई में पूजा पाठ ध्यान साधना का हमारी लौकिक ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, अगर होता है तो उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। तो मेरा दिमाग वहीं से ही ट्रांसफॉर्म होना चालू हो गया था और 10th में अच्छे मार्क्स आने के बाद जिस सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था, साइंस मैथ्स, मैंने वही जाके 11th में साइंस मैथ सब्जेक्ट लिया। फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरा बैकफुट होना, मेरे माइंड इतना जर्नी कर चुका था कि उससे बैक नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, हमको इसी रास्ते को अपनाना है और सारे द्वार बंद करने हैं संसार के, इसी एक पे अनुसंधान करेंगे, जीवन यापन करेंगे, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। एक ही बात स्पष्ट है, ईश्वर है तो कहाँ है, यदि है तो उसे जानना ही जीवन की सफलता है, उसके ऊपर कार्य किया जाए। इसीलिए ये शुरू से ही मेरी इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट रहा। चलिए, आप इस तरीके से संन्यास में आ गए, ठीक है। गई। तो दोस्तों, संन्यास में आना इनका प्रारब्ध था, ये भी इनके भी सपने थे आम लड़कियों की तरह, ये भी एयरफोर्स में जाना चाहती थी, लेकिन इनका एयरफोर्स जो था वो अंदर था, इनकी उड़ान अंदर थी, इनके आसमान अंदर थे। इन्होंने अंदर की उड़ान भरी और अंदर के आसमान तय किए, लेकिन वो अंदर का आसमान अचानक छटपटा क्यों रहा है, अंदर से बाहर निकलने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों ऐसा लगता है आपको कि बिना राजनीति में जाए आपका संन्यास अधूरा रह जाएगा, क्यों आना चाहती हैं आप संन्यास में, संन्यास से राजनीति में? मेरा एक विचार एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट सोच है मेरी, इसमें मेरे कोई द्वंद्व नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, संत हो, सन्यासी हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, राजनेता हो, टीचर हो, हर व्यक्ति का, व्यापारी हो, हर व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? स्वस्थ समाज की रक्षा करना। जी। तो उस स्वस्थ समाज की रक्षा करने के लिए यदि आपको उचित परिस्थिति मिलती है तो क्यों नहीं? बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि समाज में नेतृत्व की आवश्यकता है, लोग आपको विश्वास दे सकते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है अनादि जी कि कहा जाता है राजनीति के अंदर, जो बड़े बड़े विद्वान हुए उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ स्क्रॉन्डल्स, मतलब राजनेता गुंडे बदमाशों का राजनीति जो है वो गेम, खेल है। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि इसी ही विचारधारा के खिलाफ आप वापस
राजनीति में आना चाहती हैं, ताकि आप ये बता सकें कि गुंडे बदमाशों का खेल नहीं, ये सन्यासियों का भी खेल है और समाज को स्वस्थ बनाने की दिशा के अंदर ये पहल जो है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और हुई है। ऋषि महात्माओं के टाइम में भी राजनीति के अंदर राज ऋषि हुआ करते थे और वो राज ऋषि अपने राजाओं को बिल्कुल सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए मार्गदर्शन देते थे और वो बाकायदा उनके बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। तो आप इस नए समाज में, नए प्रजातंत्र के अंदर किस तरीके से नए रूप में एक राजनेता के रूप में आना चाहती हैं? राजनीति संत महात्माओं और सन्यासियों के लिए नया विषय बिल्कुल नहीं है जी। आज के समय में और आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो अभी वो राजा महाराजाओं वाला समय नहीं है जी। और कोई राजा या प्रधानमंत्री आपसे सुझाव लेने के लिए भी नहीं बैठा, लेकिन आपके साथ काम करने के लिए वो तंत्र तैयार खड़ा है। बहुत सही बात। और पब्लिक भी आप पे विश्वास कर सकती है, क्योंकि सन्यासियों के लिए एक सोच एकदम स्पष्ट है, बिना विरोध के स्पष्ट है कि भाई वो जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो किसके लिए पाप करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, किसके लिए इकट्ठा करेगा, और करने के लिए उसके पास फ्री माइंड है। उसके अटैचमेंट्स के जो एंगल्स होते हैं, अगर आप देखो तो उसका अटैचमेंट कहीं नहीं हो सकता अगर वो वास्तव में सन्यासी है तो उसका अटैचमेंट केवल मानव सेवा मात्र ही है। इसीलिए सन्यासी की भूमिका सरल, सुगम और सहज हो जाती है और पब्लिक के साथ एक्सेप्टेंस भी होती है। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, सन्यासी में भी यदि सन्यासी पढ़ा लिखा है, जैसे हमारे एक निर्मल आश्रम के सन्यासी, वो तो डॉक्टर भी है, न्यूरो के डॉक्टर है, तो सन्यासी अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, बुद्धिमान है और विचारधारा उसकी स्पष्ट है, दृष्टिकोण स्पष्ट है, तो उसका दायरा और अच्छा हो जाता है। वो लंबा चलने वाला व्यक्ति हो सकता है, करप्शन फ्री माइंड हो सकता है वो। अनादि जी, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि अगर सन्यासी राजनीति में आता है तो एक आदर्श लेकर आता है और जनता में स्वीकार होता है, ग्राह्य होता है, उसके विचार भी ग्राह्य होते हैं और वो जनता उस पर एकदम से विश्वास कर लेती है। राजनेताओं को विश्वास दिलाना पड़ता है, जनता विश्वास सहज रूप से कर लेती है कि अगर भगवा वस्त्र के अंदर आया है तो हम तो भगवा वस्त्र के अंदर देखते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में भगवाधारी भी किस तरीके से शातिराना तरीके से समाज में आ जाते हैं। लेकिन जो स्थापित लोग हैं, जो पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग हैं, जिनका समाज में परंपराओं से, जो ऋषि परंपरा से आए हुए हैं, उन लोगों का स्वागत है। और मैं इस दृष्टि से आपके दावे को सबसे मजबूत दावा मानता हूँ। अब तक यहाँ 45 लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की, लेकिन उन सारे दावेदारी में आपकी दावेदारी सबसे मजबूत पहली दृष्टि में ही इसलिए हो जाती है कि आप संन्यास से आए और आप राजनीति में आएंगे तो सुचिता की राजनीति करेंगे और आपके राजनीतिक जीवन के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़ी बातें होंगी। अब हम राजनीति पर आ ही जाते हैं, क्योंकि अपने संन्यास पर भी बात कर ली, धर्म और राजनीति पर भी बात कर ली। अब मैं ये चाहूँगा कि अब अजमेर पर बात की जाए, क्योंकि आप अजमेर उत्तर ही क्यों चाहा आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? क्योंकि मेरा जो इलेक्शन आईडी है वो अजमेर उत्तर का है। दूसरा, समाज के साथ मेरा बहुत ही ग्रॉस लेवल का रिलेशनशिप है और एक समाज के साथ साथ दूसरे समाजों के साथ भी मेरी कनेक्टिविटी फ्लॉलेस है जी, फ्री कनेक्टिविटी है। और मुझे इस बात का गर्व और प्रसन्नता है कि मैं समाज में जिस रिफॉर्मेशन को लाना चाहती हूँ वो एकदम स्पष्ट है। संस्कार, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं अजमेर की, मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर भी ग्रॉस लेवल पे काम करने का मुझे सुअवसर मिले, भगवान मुझे वो सौभाग्य प्रदान करे और सभी लोगों का सानिध्य और सुझाव पाकर मैं एक स्वस्थ अजमेर उत्तर का निर्माण करने की भूमिका में हूँ। और अजमेर उत्तर तो हम एक दायरा मान रहे हैं, किंतु मुझे लगता है कि जहाँ पर भी मैं हूँ उसका अजमेर पूरी एक, जैसे साउथ भी है तो वहाँ पर भी जहाँ पर हमारा चल सकता है, मान सकते हैं। एक सन्यासी की कौन नहीं सुनता, प्रधानमंत्री भी सुनता है जी। प्रधानमंत्री को भी सुझाव देने का अधिकार एक संत के पास होता है। तो अजमेर उत्तर ही नहीं, दक्षिण का भी मैं अगर कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए, जहाँ पर आज भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी जैसे विपरजॉय तूफान आया तो मैं बहुत ही विचलित हो गया मेरा मन। मैंने देखा कि कई दिनों तक बेचारे लोगों के घरों में इतना पानी भरा हुआ, क्या उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आदमी उठ रहा है तो भी पानी में पैर पड़ रहे हैं, सुबह उठ रहा है तो पानी में, सो रहा है तो पानी में, खाना बना रही है माताएं बहनें तो पानी में पैर पड़ा हुआ है। तो कितना भयानक है, कितनी बीमारियों का खतरा है, मतलब आप कल्पना करिए कितना जीवन नरक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पे भी और यहाँ पर भी। तो अजमेर उत्तर की कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जिस पे सुझाव देने का अधिकार सन्यासी के नाते भी और एक विधायक के नाते भी मैं अपना मानती हूँ। और सारे समाजों के साथ
मेरी आत्मीयता इसलिए भी जुड़ जाती है क्योंकि मेरा कोई किसी से स्वार्थ नहीं है और अहम शून्य होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप को अहम शून्य नहीं कह रही, पर मुझे लगता है कि राजनीति और संन्यास में एक चीज़ कॉमन होती है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, कि भाई सुख दुख में समान रहो। कोई मान दे रहा है तो भी ठीक है भैया, कोई अपमान दे रहा है तो भी ठीक है। थोड़ा सा इस तरह की मैच्योरिटी होना भी ज़रूरी है। आज के राजनेताओं में जो मैं कमी महसूस करती हूँ, जैसे कोई छोटा सा सुझाव भी दे दो तो ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं क्या उनकी ईगो को हर्ट कर लिया या आपने पता नहीं क्यों उनको सुझाव दे दिया। तो मुझे लगता है कि एक हैज़ल फ्री कनेक्टिविटी, एक फ्लॉलेस कनेक्टिविटी होने से काम सरल होते हैं। अभी भी थोड़ा सा जो हम महसूस करते हैं कनेक्टिविटी का अभाव ही महसूस करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिस पे अभी काम करने की अच्छी आवश्यकता है। अनादि जी, आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, इस्तेमाल किया, वो सहज रूप से किया गया है, लेकिन अजमेर की जनता ने उस शब्द को शायद ग्रहण नहीं किया होगा जितना मैं एक पत्रकार की हैसियत से उस शब्द को ग्रहण। अहम शून्य, आपने कहा जब अहम शून्य हो जाता है, परेशानी अजमेर शहर की आज़ादी के बाद सिर्फ यही रही है कि यहाँ जितने भी नेता हुए, जितने भी राजनेता हुए, चाहे विधायक हुए, मंत्री रहे, सब कुछ रहा, अहम शून्य नहीं रहे। वो भ्रम उनमें पला रहा कि वो जाने क्या हैं। उनमें इतनी गैस्ट्रिक ट्रबल रही, उनके नाम की, शोहरत की, यश की। कोई उनसे मिले तो एक गैप के साथ मिलेगा और माध्यमों के साथ मिलेगा, और किस तरीके से एक पूरी पीढ़ी की पूरी पीढ़ी अहम शून्य ऋषि मुनियों और विधायकों और राजनेताओं के अभाव में पूरी तरह से बर्बाद हुई। मैं कहता हूँ कि अजमेर की बर्बादी का कारण वो नेता रहे जो अहम शून्य नहीं रहते। उन्होंने भ्रम पाल रखे थे। आज भी 20 साल से एक आदमी भ्रम पाले बैठा हुआ है इस शहर के अंदर कि वही है, जो कुछ करेगा वो करेगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। आज भी 75 साल 76 साल की उम्र के अंदर भी वो जो करेगा वो करेगा, और उसके बाद में भी 5 साल वही करेगा, और फिर अगला चुनाव होगा 80 साल के हो जाएंगे तो वही करेगा। आप कितने साल तक करते रहेंगे? और ये अहम शून्य जो आपने वर्ड यूज़ किया, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप बहुत अच्छा आपने शब्द किया, और इस अहम शून्य को अगर आप निभाती रही तो निश्चित रूप से एक अच्छा विधायक अजमेर को मिल पाएगा, ये मेरा मानना है। आप राजनीति पर आप आ रही हैं तो आप ये बताइएगा कि ये जो बहता हुआ पानी की तरह से आप निर्मल पानी की तरह से बहना चाहती हैं या ठहरे हुए पानी की तरह से रुक जाना चाहती हैं कि आपका संन्यास इसी उम्र में रुक जाए और फिर राजनेता का जीवन आपका शुरू हो और जो मृत्यु पर्यंत चलता रहे? आप क्या सोचती हैं अपने बारे में? मेरी सोच एकदम स्पष्ट है। मैं कभी भी भविष्य काल में नहीं जीती और मैं भूतकाल को भी नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि आज भगवान ने जो परिस्थिति दी है वही मेरा यथार्थ है, वही मेरा सत्य है, उसमें मुझे 100% देना है। अगर भगवान मुझे संन्यास परंपरा में ही रखता है तो मुझे उसमें 100% अपनी साधना भी करनी है और जो ज्ञान विज्ञान लोगों को देना है वो मुझे देना है। पर यदि भगवान मुझे ये मेरे प्रारब्ध को दिशा देते हैं तो वहाँ पर भी मेरा 100% समर्पण के साथ भगवान को साक्षी रखते हुए, हर नर में नारायण की कल्पना करते हुए, सेवा के भाव से मैं उनका कार्य करूंगी, ये सोच के कि ये मेरी साधना है। साधना का रूप बदल गया पर साधना ही है, क्योंकि बिना साधना के मेरे जीवन की कल्पना मैं नहीं कर सकती और मेरा भूत वर्तमान और भविष्य मेरी साधना ही है। साधना का स्वरूप ही बदल सकता है, साधना नहीं। बिल्कुल, आप साधना को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही हैं। साधना मीन्स साध लेना, किसी भी चीज़ को साध लेना। आपने संन्यास को साधा, अब राजनीति को आप साधना चाहती है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप राजनीति को साधें, और किस तरह से साधेंगे ये जानना चाहेंगे। मैंने यहाँ उत्तर से अपनी दावेदारी की है। उसमें कुछ बिंदु हैं जहाँ पर दावेदारी करने वाली मैं कौन होती हूँ, मेरा दावा भगवान स्वीकार करता है या नहीं। देखिए, सब कहते हैं मेरा प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ। अरे प्रधानमंत्री तुमको जानता है कि नहीं जानता, सवाल ये है। मेरे दावेदारी करने से कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जो औपचारिकताएं हैं वो मैंने पूरी की हैं। बाकी जो सेवा का भाव और लोगों का मार्गदर्शन का कार्य है वो तो मुझे वैसे भी करना है, और अगर मुझे मौका मिलता है तो वैसे भी करना ही है। उसमें कोई कटौती की बात ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जैसे मान लीजिए अजमेर की ही बात मैं करूं, हम हमारे स्तर पे ही बात करते हैं। जल की समस्या है, ये बहुत ही बेसिक समस्या है जिससे
कई कारणों से हमारा अजमेर का जो समाज है जूझता रहा है। मैं खुद जानती हूँ अजमेर उत्तर की पब्लिक 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं आता और कुछ देर आके धीमी गति से वो आके चला जाता है। ना तो लोगों के ठीक से पानी के टैंक भर पाते हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि दमा मरीज होता है ना, जो एक सीढ़ी नहीं चढ़ता तो हाँफने लग जाता है। ये हाल तो पानी की है। यहाँ पानी ऊपर चढ़ता है, दूसरी मंजिल पर चढ़ ही नहीं पाता, दमा के मरीज की तरह हाँफने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अनुसंधान की आवश्यकता है। अगर मैं इस कार्य के लिए उचित पात्र मानी जाती हूँ, भगवान मुझे मौका देते हैं, पब्लिक मुझे मौका देती है, संगठन मुझे मौका देता है, तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहला ये विषय रहेगी। दूसरा, जो सीवरेज सिस्टम का ब्लॉकेज हुआ है जिसकी वजह से एक तूफान से, अभी आप देखिए 2-3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। मैं ये भी नहीं समझ सकती कि अगर ये थोड़ा टाइम और ये बरसात चलेगी तो और कितना, मतलब क्या वापस वही परिस्थितियाँ रिपीट हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने भविष्य की है कि अगर थोड़ा सी अभी बरसात आती है तो हमारा मतलब पानी की समस्या, निकासी, ये भी एक बहुत बड़ा मेरा मुद्दा रहेगा कि मैं इस पे सब लोगों के साथ सुझाव लेके, सब लोगों को सहमत करके हम लोग कैसे मिलके कार्य कर सकते हैं। क्योंकि सुझाव जनता के माध्यम से आएंगे और जनता में भी जो प्रबुद्ध जनता है, जो इनकी जानकार है, उनके माध्यम से, और जो भी हमारी लीडरशिप है यहाँ की, उनके सहयोग के साथ में इस मुद्दे पर भी काम किया जाए। लीडरशिप की तो बात कर रहे हैं आप। लीडरशिप की बात करके मुझे बता दें कि आप तो 20 साल पहले, कितने साल की थी मुझे मैं पूछना भी नहीं चाहता और ये पूछने का विषय भी नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि 20 साल पहले आप जिस नेतृत्व के अंदर देख रही थी, वही नेतृत्व आज 20 साल बाद भी देख रही है। तो आपको ये लगा नहीं कि ये मूलभूत पर, मतलब आज आप देखिएगा पानी आधा घंटे बरसता है। 1975 में बाढ़ आई, पानी 24 घंटे मतलब बरसा, तब जाकर बाढ़ आई। लेकिन यहाँ तो अब आधा घंटे अगर पानी बरसता है तो ये इसके पीछे जो स्थिति जो विकट है, वो विकट स्थिति हमारे द्वारा बनाई गई है। देखिए, आप और हम तो बेंच पे बैठ के बात कर रहे हैं, कल्पना कीजिए उन लोगों की जो उसको फेस कर रहे हैं। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रॉमा में है और कितना, मतलब डे टू डे लाइफ के छोटे वर्क टू डू भी नहीं कर पा रहे, छोटे अपने काम करने में भी उनको कितना। तो अनादि जी, सवाल मेरा यही है आपसे कि ये जो हम आधुनिक हो गए, स्मार्ट सिटी बन गया, हमने कोई योजनाएं बनाई, नगर बसाए, गलियां बनाई, बाजार बनाए, मार्केट्स बनाए, सारा आना सागर को चारों तरफ से घेर लिया, तरह तरह के हमने मॉल्स बनाए, लेकिन इनकी रक्षा की योजना नहीं बनाई, इनके बहने के लिए कोई पानी की योजना नहीं बनाई। तो आप क्या इस नेतृत्व को नहीं इसको दोषी मानेंगे इसके लिए? मुझे खेद है इस बात का कि इतनी बिना अनुसंधान के कैसे ये कार्य हुआ, और हुआ तो फिर इसका प्रतिरोध क्यों नहीं किया गया? यदि प्रतिरोध किया गया तो वो सामने क्यों नहीं आया? ये बहुत सारे अनुसंधान के विषय हैं, क्योंकि ये पूरा एक बहुत बड़ी चेन है काम की, करने वालों की, और इसके ऊपर वर्कआउट करने वालों की, जिसने मुद्दे उठाए उनकी, जो इसमें उस समय आपने राजनीति के पद पे रहे उन लोगों की। अब मैं यही कह सकती हूँ कि मैं किसी की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती, किन परिस्थितियों में किसको क्या डिसीजन लेने पड़े, क्या जिम्मेदारियां रही, क्या जवाबदारियां रही, जिम्मेदारियां और जवाबदारियां। लेकिन एक बात निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि जवाबदारी नेता की होती ही है। हाँ, तो वो उससे आप देखिए, आप सीरियसली आप कभी पीछे नहीं हट सकते, आपको जवाबदारी देनी पड़ती है। और अगर उससे जनता संतोष नहीं होती है तो आप उन लोगों से थोड़ा पूछिए जिनके साथ हर दिन एक स्ट्रगल है, जो अपने ही घर में एक बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने ही घर में उस स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पा रहे, बंधन का महसूस कर रहे हैं कि कैसे उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। टीवी तैर रही है, फ्रिज तैर रही है, पानी में पलंग तैर रहे हैं, और किचन में काम करती हुई माताएं पानी में पैर रख के काम कर रही है। मतलब आप कल्पना करिए, बहुत ही ये बिल्कुल आपने जो जवाबदारी और जिम्मेदारी की जो बात बताई, वो तो हमारा नेतृत्व कर ही नहीं पाया, चाहे वो कहीं का भी नेतृत्व रहा हो। अगर नेतृत्व अगर सही होता, उचित होता, तो बेहतर हो सकता था, कि बेहतर तरीके से काम हो सकता था। सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, है ना, बिजली की भी समस्या नहीं है। बिजली पानी है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है। हमने इस अजमेर उत्तर में या दक्षिण के अंदर ऐसी कौन सी योजना लागू की जो एक बहुत बड़ा अस्पताल बना दिया, या हमने बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र बना दिया, हमारा शिक्षा का हब हुआ करता था। आज क्या शिक्षा की स्थिति हम जानते हैं सारे के सारे लोग। तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? मैं इस विषय पे क्या कहूँ, साफ कहिए ना, बोलिए आप। जिम्मेदारी तो जनता आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप साफ बोलेंगे, क्योंकि आप सन्यासी हैं, आप सच के साथ हैं, आप धर्मभीरू नहीं हैं, आप
धर्मनिरपेक्ष हैं, आपके लिए सब लोग समान हैं, आप कोई किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष की नेता नहीं हैं, आप सन्यासी हैं, आप सबके लिए बोल सकती हैं, तो खुलकर बोलें आप। मैं किसी के बारे में बोलने की बजाय मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ उसके बारे में मैं बात करूँ, क्योंकि अब तक जिन्होंने भी अपनी तरफ से किया, मैं ही मान के चलती हूँ, वो अपनी तरफ से 100% मान के चल रहे हैं। और अगर आप उनसे पूछेंगे उपलब्धियाँ तो वो बता भी देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही काम नहीं हुआ, काम करने वालों ने किया भी है, काम करवाया भी गया है। लेकिन अब तक जो हुआ उसकी बजाय मैं ये कहूँगी कि संगठन और विचारधारा प्रमुख है। मेरा फोकस एक ही विषय पे है कि मोदी जी जो विचारधारा पे लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उस पे फोकस करके जो भी फंड्स अर्थ प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार से, उसका सदुपयोग हो, राज्य सरकारों से जो आपको फंड्स मिल रहा है उसका सदुपयोग हो। और मुझे लगता है कि राजनीति के और अहम का मुद्दा ना बनाकर व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिक ढंग से जो बेसिक समस्याएं हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन जब आप समस्याएं ख़त्म करते चले जाते हैं तो आपके सामने दूसरी समस्याएं आती हैं। दूसरी समस्याओं को जब आप ख़त्म करते हो तो तीसरी समस्या आती है, और इस तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में, रोजगार के रूप में, शिक्षा के रूप में, व्यापार के रूप में, स्वस्थ समाज और सफल समाज का अपना एक क्राइटेरिया है, वो अपने आप होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के, अभी एक और समस्या थी, आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, कांग्रेस गवर्नमेंट है। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी एक और बड़ी ये तकलीफ है कि देखिए जितना भी अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण को किसका हटाने का है, स्टेट गवर्नमेंट का ही है ना। स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं अतिक्रमण को हटाती। मैं आपसे कहती हूँ कि तारागढ़ की पहाड़ियों पे आप देखिए कितना अतिक्रमण हो रखा है, क्यों नहीं हटाते। नहीं, अतिक्रमण कोई आज का नहीं है, एक दिन का नहीं है कि आप ये कहें कि भाजपा के कार्यकाल का है या कांग्रेस के कार्यकाल का। अतिक्रमण तो होता रहा है, आदिकाल से चल रहा है। वो समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण नेतृत्व को काम नहीं करने देने में स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी भूमिका है। नेतृत्व ने, देखिएगा मैं बताता हूँ, नेतृत्व की उदासीनता जो होती है वो जिम्मेदार होती है। अगर आदमी विपक्ष में होता है तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। विपक्ष में रहकर आपने कितने बेहतर काम किए, कितनी बार जनता की आंदोलन के साथ हुए, कितनी बार धरने दिए। आप विपक्ष में ज़्यादा अच्छा बोला जा सकता है जनता के हित में, लेकिन आपने तो आक्रमण नहीं थे, आप तो बोल ही नहीं पाए, और यही वजह है कि आज चेहरा बदलने की बात चल रही है। आप क्या कहेंगे? एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये अघोषित आरक्षण का जो एक सवाल पिछले दिनों में उठा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि एक तो आरक्षण है जो गवर्नमेंट ने दे रखा है कि अजमेर दक्षिण से बिल्कुल सीट रिजर्व है, मानता हूँ वहाँ तो रिजर्व भी होगा, अजमेर उत्तर में रिजर्व नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि अब तक 20 साल से जो रहे वो सामान्य वर्ग के थे, वो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आरक्षण में भी आरक्षण रहा, तो क्या आप इससे सहमत हैं कि आरक्षण में आरक्षण रहना चाहिए? मेरा तो एक ही विषय है, राष्ट्रवाद और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस विचारधारा पे कार्य होना चाहिए। पर क्योंकि कई तरह के क्राइटेरियाज होते हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, आरक्षण के बाद और भी अंदर एक और आरक्षण, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। जनता को ही आगे आके इस बात पे कार्य करना होगा, और जातिवाद और धर्मवाद इस चीज़ से ऊपर उठ के एक मनुष्य धर्म को निभाना। जब तक जनता नहीं मानेगी तब तक आप इस पे काम अकेले नहीं कर पाएंगे, हम और आप भी नहीं कर पाएंगे। आप पत्रकार के रूप में नहीं कर पाएंगे, मैं धर्मगुरु के रूप में नहीं कर पाऊंगी। जनता को समझना होगा, क्योंकि इनको बरगलाने वाले कौन लोग हैं? इनके ही समाज के लोग इनको बरगलाते हैं धर्म जातिवाद के नाम पे। बट कौन रहा है? बट हिंदू रहा है, मनुष्य बट रहा है, मनुष्य से मनुष्य कट रहा है। कट कौन रहा है? बर्बाद कौन होता है? नेता नहीं बर्बाद होते, बर्बाद आदमी होता है जो ग्रॉस लेवल पे जी रहा है, जिसको रोटी कमानी है, रोजी कमानी है, रोज पानीपुरी की दुकान लगानी है और अपना कमाना है, धंधा करना है। इसीलिए मेरा एक है, आप समाज को जोड़ने की बात करिए, काम करने की बात करिए, मनुष्य को मनुष्य समझिए, तभी आप सफल राजनीति कर पाएंगे, तभी आप सफल राजनीति कर पाएंगे। नहीं तो कितने दिन आप इस तरह से मिसगाइड करेंगे। अब रही बात उत्तर की, और उत्तर में उत्तर की, ये देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि सिंधी समाज एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग, सिंधी समाज के लोग यहाँ पर हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ग्रॉस लेवल पे जुड़े हुए हैं, और सिंधियों से और भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं।
तो अनादि जी, सबसे बड़ी बात है कि ये सुचिता की राजनीति आप लेके आई हैं, आपका अपना एक सपना है, आपका एक विज़न है, क्योंकि आप दृष्टा हैं, आप कारक नहीं हैं, आप कर्ता नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। आप दूर से देखती हैं इस दुनिया को और फिर दुनिया के लिए सोचती हैं कि दुनिया में क्या अच्छा होना चाहिए। आपने इस शहर को बचपन से देखा है और आपने ये महसूस किया है कि शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो अगर मैं होती विधायक, अगर आप 20 साल अगर विधायक होती और 20 साल के अंदर आपने इस शहर को विकास किया होता तो आप बहुत कुछ कर सकती थी। अब मैं चाहूँगा कि आप संक्षिप्त के अंदर एक एक करके ये बताएं कि आपका एजेंडा क्या रहेगा। आप विधायक बन गई और आप बनेंगी विधायक, ये ऐसी मेरी मान्यता है, तो आप किस तरीके से अजमेर का विकास बिल्कुल क्रमवार करेंगी? अभी कुछ टाइम पहले मैं कोटा गई थी और कोटा के रास्ते में ही बीसलपुर आता है, और जब भी मैं देखती हूँ इतनी सारी समस्याएं जल को लेके चलती रहती हैं और आए दिन बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में विद्रोह की भावना भर जाती है और कई तरह के धरने देने पड़ते हैं पब्लिक को। तो मुझे ऐसा मन में विचार आया कि आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना अटल जी के समय में जो चलाई गई और इतना सारा रेगिस्तानी इलाका ट्रांसफॉर्म किया गया, रिफॉर्म किया गया, तो चंबल नदी का विकास क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और जिन प्रायोरिटीज़ जो पहले बीसलपुर की प्रायोरिटीज़ थी वो अजमेर ही था और अभी प्रायोरिटी जयपुर रह गया है। तो उस प्रायोरिटी को आप ठीक है जयपुर रखिए, वहाँ के लोग भी पब्लिक ज़्यादा है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रायोरिटी वही रह जाए, मेरा इस पे भी आपत्ति है। मैं चाहूँगी कि सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है जल की प्रॉब्लम, फिर है बिजली की प्रॉब्लम। इतना जो अनाप शनाप बिल आता है, मैं खुद जानती हूँ। टाटा के आने के बाद में 50-50 हज़ार के बिल अगर लोगों को आप पकड़ाएंगे तो बेचारा कॉमन मैन आदमी कहाँ से इसको भरपाई करेगा? इतना शायद वो यूज़ भी नहीं करते होंगे और इतना तो किसी होटल का भी खर्चा नहीं आता होगा। इतनी बिजली आती भी कहाँ है? इतनी आती भी नहीं है। और किस हिसाब से बिल करे जाते हैं, क्या उसके पीछे सोच रहती है? अच्छा, आदमी काम धंधे छोड़ के धरनों पे ही बैठे रहेगा तो कैसे ज़िंदगी निकलेगी, ये भी नहीं समझ में आता। लाइफ को जो टफ बना दिया गया है, बेसिक सुविधाओं से जो हमारी अजमेर की जनता दूर हो गई है, मैं चाहूँगी कि उस पर भी सख्त कार्रवाई हो, ताकि अगर प्राइवेटाइजेशन कर भी दिया गया है तो वो मनमानी और मोनोपोली और डिक्टेटरशिप करके ह्यूमिलेट ना करें यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, क्योंकि उनके सामने तो कोई और रास्ता ही नहीं है ना। उनके ऊपर तो आपने थोप दिया, बिजली का डिपार्टमेंट थोप दिया, टाटा कर दिया आपने, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो वो एक मोनोपोली और एक डिक्टेटरशिप ख़त्म हो और एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके अंतर्गत सिंपल तरीके से बिल आए और जितना यूज़ हो रहा है उसी। अभी आप देखिए मीटर की रीडिंग ही मैंने देखा, अब कुछ भी आ जाती है, उसके हिसाब से कई बार जो आदमी देखने आता है वो भी गलत सलत लिख के चला जाता है और बिल पकड़ा देते हैं। तो अब उसको ये और टेंशन दे दी जाती है कि अगर तुमने बिल नहीं भरा तो तुम्हारा बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये तो कितना भयानक है। तो इस व्यवस्था के ऊपर भी मैं चाहूँगी कि हम लोग मिलके काम बिजली पानी दो, तो आपका ये हो गया बेसिक यही है। और तीसरा ये जो हमारी रोड्स हैं, आप यकीन मानिए कितना मतलब लोगों की हालत ख़राब है, व्यापारी वर्ग कितना परेशान है, लोकल पब्लिक कितना परेशान है, कितने भयानक एक्सीडेंट्स होते हैं, जानवर बेचारे कैसे गिर जाते हैं पानी में, कुछ पता नहीं चलता। मेरा एक ये भी उद्देश्य रहेगा, अगर मैं राजनीति में आती हूँ और कार्य करने का मुझे मौका मिलता है, कि ये जो भी गलत तरीके से काम किया गया, कच्चा काम किया गया है, जगह जगह गड्ढे बन गए, इनको परमानेंट तरीके से सेट किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बताऊं कि क्या कारण रहे, उसके ऊपर अगर अपन बात करेंगे तो हमको क्या करना है वो हम छूट जाएगा। कभी भी कोई योजना बनती है, आप देखिए अभी पहले पाइपलाइन बिछी तो रोड तोड़ा गया, फिर रोड बनाया गया, अब गैस पाइपलाइन डल रही है, वापस रोड टूट रहा है, फिर उसको वापस से भरा गया, अब कुछ और कनेक्टिविटी चाहिए, कुछ और डालना है तो फिर रास्ता तोड़ा जा रहा है। कितनी बार रास्ता बनाया जाता है, कितनी बार तोड़ा जाता है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बिना प्लानिंग के जानबूझ के अनादि जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिना प्लानिंग के जो काम होते हैं या तो जानबूझ के किया जा रहा है। नहीं, हाँ, जानबूझकर भी है, ये भी आप सही कह रही हैं, जानबूझकर भ्रष्टाचार है इसके अंदर, कि आज रोड तोड़ेंगे फिर बनेगा, कमीशन चलेगा। बिल्कुल पागलपंती नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के पूर्व हो रहा है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आज आप आना सागर का जो लेते हैं कि एनजीटी ने ये वो दे दिया है, फैसला दे दिया है कि ये जो भी अवैध निर्माण हुआ सब तोड़ा जाएगा। जब बन रहा था तब ठेकेदार बनाने में खा रहे थे, बांट रहे थे, हलवा खाया जा रहा था, हलवा खिलाया जा रहा था। अब तोड़ने में खाया जाएगा, खिलाया जाएगा, फिर टूटेगी, जनता की गाड़ी कमाई इस तरीके से चली जाएगी। तो आपके ज़माने में अगर ऐसा होता है तो आप करने देते क्या ये? मुझे बहुत खेद है इस बात का कि इतना
अना सागर को सकड़ा करके इस तरह का निर्माण हुआ। और पहले देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ये जिम्मेदारी किसकी थी, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे पहले पत्रकारों की और फिर राजनेताओं की जी। तो उस पे संज्ञान लेके उस समय ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, चाहे राजनेता हो चाहे पत्रकारों में, दोनों की जिम्मेदारी। आपने पत्रकार का जहाँ वो किया ना, तो आज से 4 साल से मैं इस दर्द को हर दिन रोता रहा, है ना। और आना सागर के दर्द को जितना सुरेंद्र चतुर्वेदी ने रोया है, आंसू बहा बहा के रोता रहा, चिल्ला चिल्ला कर राजनेताओं को गालियां बकता रहा, जनता को गालियां बकता रहा, जनता को कहता रहा संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ। मैं तो कलम का ही वो। बात बताइए, इस मुद्दे को उठाने वाले भी तो भाजपा के नेता ही है ना। सुरेंद्र शेखावत जी ने ये मुद्दा उठाया ना? नहीं, तो सुरेंद्र शेखावत जी ने मुद्दा उठाया है। मुद्दा तो देखो सब लोग उठाते रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुरेंद्र सिंह शेखावत ने ही ये मुद्दा उठाकर कोई बहुत बड़ा भागीरथ बन गए हों, वो ऐसा नहीं है। मुद्दा हर आदमी उठा रहा है, हर जागरूक पर्यावरणविद सबको उठाना चाहिए था। आज अशोक मलिक ने ये सारा करके वो किया। आज सुरेंद्र जी का बहुत अच्छे प्रयास, मैं प्रयासों को वो नहीं करता, लेकिन सार्थक प्रयास जो परिणाम तक पहुंचा वो अशोक मलिक का परिणाम तक पहुंचा। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ये टूट पाएंगे? जो ये विकास के नाम पर जो विनाश हुआ है वो क्या टूट पाएगा? ये अब थोड़ी दिनों में चुनाव आ जाएंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, इनका दावा है और उस दावे की वकालत मैं कर रहा हूँ आपको कि अगर आप अनादि को, अगर इनको अपना ये नेतृत्व का जिम्मा सौंपते हैं, इनको अगर विधायक बनाकर लाते हैं, तो मेरा ये दावा है कि ये निश्चित रूप से इस पर ब्रेक लगेगा, अंकुश लगेगा। पर्यावरण का जो नाश किया गया है उस पर भी होगा और एक बार पुनः आना सागर को मूल रूप में लाया जाएगा, ऐसी मैं कल्पना कर सकता हूँ। वो कितने अधिकार इनके पास मिलेंगे, कितना ये कर पाएंगे, ये तो इनकी उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी मेरे को यह एतबार है कि ये निश्चित रूप से हम लोगों को ऋषि परंपरा, साधु परंपरा से आए हुए लोगों का करना चाहिए। और आपने देखा है कि भाजपा में जहाँ जहाँ भी यह प्रयोग हुआ वो प्रयोग सफल हुआ, चाहे सांसद रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे विधायक रहे हों। जब सन्यासी ने अपना कर्तव्य संभाला, अपना धर्म संभाला है, तो निश्चित रूप से विकास हुआ है। तो मैं आपसे अंत में एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप ये बताएं, आप आश्वस्त करें कि जो आज आपने बात की है उस पर आप कायम रहेंगी और आप इस दावे के ऊपर जब आप बन जाएंगी विधायक और आगे मंत्री बनेंगी या आपका भविष्य जैसे भी सुरक्षित होगा जो आपके प्रारंभ में लिखा है, तो आप ये दावे की तस्दीक कीजिए कि मैं इस दावे को मंजूर करती हूँ कि आज जो दावा किया वो पूरा करूँगी। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान, और भगवान मनुष्य मात्र में नारायण के दर्शन कर उसकी सेवा करना। भगवान मुझे ये मौका देते हैं तो मेरा सौभाग्य है और नहीं देते तो भी मेरा परम सौभाग्य है। दोनों ही स्थितियों में मैं राजी हूँ और मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। मैं आपको सुनिश्चित रूप से बताती हूँ कि आप निश्चिंत होके ये मान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, सन्यासी का और कोई धर्म नहीं है, उसकी अपनी कोई प्राथमिकता नहीं है, उसकी जिम्मेदारी घर वाले नहीं राष्ट्र है, जवाबदारी घर वाले नहीं राष्ट्र है। तो इसीलिए हमारी प्राथमिकताएं हमारा देश, हमारा समाज, स्वस्थ समाज, समर्थ भारत, सशक्त भारत, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर मुझे अजमेर की यहाँ से उत्तर से मुझे टिकट मिलता है, सुअवसर प्राप्त होता है, तो सभी लोगों के साथ मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए, समर्पित भाव से सेवा करने के लिए मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। आपके आशीर्वाद की आशा रखूंगी, आपका प्रेम मुझे मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे। विधायक का टिकट मिले या ना मिले, मुझे अपनी बेटी के रूप में, सन्यासी के रूप में, संत के रूप में, एक भगवाधारी के रूप में प्रेम चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मित्रों, स्वस्थ अजमेर, समर्थ अजमेर, सुरक्षित अजमेर, समृद्ध अजमेर, इस परिकल्पना में आपने ये देखा कि अनादि सरस्वती बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रही थी और मुझे अच्छा लगा। इंटरव्यू लेने में भी जब मज़ा आने लगता है ना, तब सार्थकता होती है कि आपकी दावेदारी वो है। वरना तो मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ और मुझे लगता है कि जैसे आर्टिफिशियल सवाल हैं, आर्टिफिशियल जवाब हैं, लेकिन जब कोई मौलिकता अंदर से आती है और जवाब अंदर से आते हैं तो सवाल भी अंदर से आते हैं, उसकी भाषा भी बदलती है। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, कल फिर नए दावेदार के साथ मैं आपकी अदालत में पेश होऊंगा। धन्यवाद।